हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आए हैं जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपकी आगामी भर्ती यूपी पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल जैसी कई आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का ये मॉक टेस्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, आपका भविष्य आपके हाथों में है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका भविष्य आपके हाथों में है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करें ऑप्शन ए की, उर्जित आर पटेल। तो दोस्तों, उर्जित आर पटेल की प्रमुख पुस्तक हो जाएगी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक है वो उर्जित आर पटेल की है। बात करें ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की। तो दोस्तों, ओपिनियन, ओपिनियन, नवजीवन, ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, नामक पुस्तक है दोस्तों वो महात्मा गांधी की है। बात करें ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम की। तो विजन 2020, विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर। और दोस्तों, आपका भविष्य आपके हाथों में है नामक पुस्तक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी उनका राइट आंसर है। बात करें ऑप्शन डी की, अटल बिहारी वाजपेयी। तो संसद के 3 दशक, राजनीति की रपटीली राह नामक पुस्तक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी, कैपिटल कासिडम के कारण। तो उनका राइट आंसर है कैपिटल कासिडम के कारण दोस्तों बिल्ली की आंखें हैं वो दोस्तों चमकती हैं रात में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो बात करें ऑप्शन ए की, पेट्रोलियम मूल्य निर्धारित कौन सी समिति करती है? तो ये करती है दोस्तों किरीट पारेख समिति पेट्रोलियम के मूल्य को दोस्तों निर्धारित करती है। बात करें ऑप्शन बी की, चीनी घोटाला। तो चीनी घोटाला के लिए उसकी समिति है ज्ञान प्रकाश समिति। यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन बी, तो उनका राइट आंसर है चीनी घोटाला से संबंधित है ज्ञान प्रकाश समिति। बात करें ऑप्शन सी, हथकर विकास से। तो हथकर विकास से संबंधित है मीरा सेठ, मीरा सेठ समिति है हथकर विकास से संबंधित। बात करें ऑप्शन डी की, विकास क्षेत्र, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी है बीमा क्षेत्र। तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति है ये दोस्तों बीमा क्षेत्र से संबंधित है। बात करें प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित कौन सी समिति करती है? तो विजय केलकर समिति करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया विचारणीय रूप किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया विचारणीय रूप किस देश के संविधान से प्रभावित है? और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए जापान। तो उनका राइट आंसर है
जापान के देश से दोस्तों भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया विचारणीय रूप है वो जापान देश से लिया गया है। बात करें ऑप्शन बी की रूस से, तो रूस देश से क्या क्या लिया गया है? तो दोस्तों रूस के देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के देश से लिए गए हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? तो ये 11 है। पहले दोस्तों ये 10 थी। और दोस्तों प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी अगर आपसे पूछे तो दोस्तों प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों इनमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे। और दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो सन 2002 में सन 2002 में 86वें मौलिक कर्तव्य से जो शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है, वो 86वें संविधान संशोधन में है। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य आपका सन 2002 में दोस्तों जोड़ा गया था। और बात करें ब्रिटेन के देश से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के देश से संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के देश से लिया गया है। बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से लिया गया है संविधान में दोस्तों आपातकाल है दोस्तों, वो जर्मनी के देश से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, चलिए दोस्तों बात करते हैं संविधान के लिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो केंद्र और प्रबल बल है दोस्तों वो कनाडा के देश से लिया गया है। केंद्र और प्रबल संघ है वो कनाडा के देश से लिया गया है। संसद है वो ब्रिटेन के देश से ली गई दोस्तों। संसद की प्रणाली प्रस्तावना है वो यूएसए से ली गई है। डीपीएसपी हैं वो दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य हैं यूएसएसआर से लिए गए दोस्तों अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य पहले 7 थे दोस्तों। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था वो 300 कम है दोस्तों मौलिक अधिकार में रख दिया है दोस्तों, जो कि दोस्तों 1700 जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1978 में हुआ था और इसे 300 कम में दोस्तों रख दिया है। इसके बाद दोस्तों मौलिक हमारे अधिकार हैं वो 6 हो गए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव है वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से आपातकाल है वो जर्मनी के देश से ली गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक चमकदार बैंगनी रंग की धातु है? निम्न में से कौन सी एक चमकदार बैंगनी रंग की धातु है? और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए आयोडीन, तो उनका राइट आंसर है आयोडीन है वो एक चमकदार बैंगनी रंग की धातु है। बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन है ये लाल भूरे रंग की धातु है। लाल भूरे रंग की धातु है। बात करें क्लोरीन की, तो पीला हरा रंग की धातु है। बात करें क्लोरीन की या दोस्तों फ्लोरीन की सॉरी दोस्तों, तो ये हल्का पीला रंग की धातु है। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं। बात करें दोस्तों इसी प्रश्न के बारे में, तो हेलोजन है दोस्तों वो 17वें तत्व में आती हैं। अगर आपसे पूछे 11वें तत्व में क्या आते हैं, तो सिक्का धातुएं हैं वो 11वें तत्व में आती हैं। बात करें और प्रथम तत्व में क्या आते हैं, तो क्षारीय धातुएं हैं वो प्रथम तत्व में आती हैं। दूसरे में क्षारीय मृदा धातुएं। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने आपको बताया था फ्लोरीन है वो हल्का पीला रंग की धातु है। क्लोरीन है वो पीला हरा रंग की धातु है। ब्रोमीन है वो लाल भूरे रंग की धातु है। आयोडीन है वो चमकदार और काला बैंगनी रंग की धातु है।
अगला प्रश्न है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बात करें ऑप्शन ए की पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। बात करें ऑप्शन सी की डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी में दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी, तो उनका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ अध्ययन संबंधी। दोस्तों पेट्रोलॉजी के अंदर हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी के अध्ययन चट्टानों का अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। मानव मस्तिष्क की संरचना है वो न्यूरो एंटोमोलॉजी के द्वारा अंतर्गत किया जाता है। न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। त्वचा का अध्ययन है वो त्वचा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यकृत का अध्ययन जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यकृत का अध्ययन है वो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन है दोस्तों, जो कि अभी आपने प्रश्न का आंसर बताया था, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन है वो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है या ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये थी विज्ञान की कुछ शाखा जिनके अंतर्गत दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लार का पीएच मान कितना होता है? मानव की लार है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगर आपसे पूछे रक्त है वो किस प्रकार का है दोस्तों, अम्लीय है क्षारीय है, तो थोड़ा सा क्षारीय है दोस्तों। रक्त है वो थोड़ा सा क्षारीय है। 0 से दोस्तों 7 तक होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 तक होते हैं दोस्तों वो क्षारीय धातुएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी 6.5 से 7.5, तो उनका राइट आंसर है। मानव का लार का पीएच मान होता है दोस्तों वो 6.8 होता है। तो दोस्तों वो लगभग इन्हीं के बीच में आ जाएगा, 6.5 के 7.5 के बीच में। बात करें दोस्तों कुछ पीएच मान के बारे में, तो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। सिरके का होता है दोस्तों 2.8, और दोस्तों शराब का पीएच मान होता है वो 2.8 ही होता है। वर्षा का जल दोस्तों का पीएच मान होता है 6.5। अंडे का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ब्लैक कॉफ़ी का दोस्तों 5.0 होता है पीएच मान, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि आगामी भर्ती में दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। अंडे में 7.4 होता है। वर्षा का जल होता है दोस्तों 6.5 पीएच मान। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें ऑप्शन ए की 25 से 28, तो दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन ए, तो उनका राइट आंसर है 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। बात करें ऑप्शन बी आर्टिकल 14 से 18 में, तो समानता का अधिकार है दोस्तों, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। बात करें 19 से 22, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, तो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार है दोस्तों, और उनके अनुच्छेद, तो समता और समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के बीच में आता है दोस्तों। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है वो 29 से 30 के बीच में आता है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 32 के बीच अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था दोस्तों ऑप्शन सी भोगवा नदी, तो उनका राइट आंसर है लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बात करें ऑप्शन ए की रावी नदी, तो रावी नदी का उद्गम दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 720 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। और बात करें रावी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो थीरमान है वो रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी का पुराना नाम की बात करें तो पुरुषणी। पुरुषणी रावी नदी का पुराना नाम हो जाएगा, जिसे दोस्तों लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मांडवी है दोस्तों ये पणजी गोवा में बहती है मांडवी नदी। भोगवा है दोस्तों लोथल गुजरात में बहती है। सतलज है दोस्तों ये मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से दोस्तों राचक ताल से दोस्तों निकलती है, जिसका दोस्तों पुराना नाम हो जाएगा सतानीरा। और तिब्बत मानसरोवर में इस नदी को लोंगचैन के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है दोस्तों सतलज नदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रावी है दोस्तों हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा है दोस्तों वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चंदुदड़ो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रावी हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल है भोगवा कालीबंगा घग्गर चंदुदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए ढाका, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय वो ढाका में स्थित है। और ढाका में दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना है 6 जून 1997 में दोस्तों हुई थी। बैंकॉक घोषणा के आधार पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना ढाका में। बात करें दोस्तों काठमांडू में, तो काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय है। और सार्क की स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और दोस्तों वर्तमान में सार्क में दोस्तों 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं दोस्तों सार्क में। बात करें नई दिल्ली में, तो दोस्तों नई दिल्ली में सड़क अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो दिल्ली में ही है, सड़क परिवहन। और दोस्तों बात करें जल थल वायुसेना का दोस्तों मुख्यालय है वो दोस्तों दिल्ली में ही स्थित है। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र है वो दिल्ली में ही है। और दोस्तों जिनेवा में बात करें तो जिनेवा में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व दोस्तों मौसम विज्ञान संगठन, ये सभी दोस्तों जिनेवा में स्थित हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों वो 6 जून 1907 में बैंकॉक घोषणा के आधार पर की गई थी। ऑप्शन बी की बात करें दोस्तों तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी। बात करें ऑप्शन सी की तो दोस्तों नई दिल्ली में जल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय, सड़क अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र दोस्तों वो नई दिल्ली में हैं। बात करें जिनेवा में दोस्तों तो जिनेवा में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन
जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। बात करें विश्व श्रम संगठन तो दोस्तों 1 मई 1919 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। श्रम संगठन मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना दोस्तों 23 मार्च 1950 में की गई थी, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों 23 मार्च 1950 में इसका मुख्यालय भी दोस्तों जिनेवा में है। तो ये सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय और न्यायाधीश तो दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की दोस्तों वर्णन है वो अनुच्छेद 2 से 14 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों बात करें उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों मीरा साहिब फातिमा बीवी हो जाएंगी। मीरा साहिब फातिमा उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश हो जाएंगी। बात करें उच्चतम न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन है दोस्तों 124 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो लीला सेठ हैं, वो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हो जाएंगी, जिसका वर्णन 124 में है। बात करें ऑप्शन बी महाधिवक्ता तो दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन बी महाधिवक्ता का वर्णन नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में आता है दोस्तों। राज्यपाल का वर्णन 165 में आता है। सॉरी दोस्तों महाधिवक्ता का वर्णन है वो अनुच्छेद 165 में आता है। राज्यपाल का वर्णन दोस्तों वो 153 के अंतर्गत आता है। बात करें महान्यायवादी तो महान्यायवादी का वर्णन है वो अनुच्छेद 76 में आता है और ब्रिटेन के पद से संबंधित है दोस्तों महान्यायवादी का पद। और राज्यपाल है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा असंगत है। निम्न में से कौन सा असंगत है दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से दोस्तों कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर है वो लॉर्ड क्लाइव है, ये बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन बी की बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोरिंग एस्टीन तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बोरिंग एस्टीन का दोस्तों शासनकाल रहा था वो 1772 से 1785 के बीच रहा था दोस्तों, जिसमें दोस्तों इसने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की थी और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोरिंग एस्टीन के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों बोरिंग एस्टीन के अंतर्गत 1773 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करें ऑप्शन सी की तो बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग तो ये भी दोस्तों सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। इसके शासनकाल में दोस्तों इसका शासनकाल रहा था 1828 से 1835 के बीच में, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसने सती प्रथा का दोस्तों अंत किया था। बात करें ऑप्शन डी की तो ये भी दोस्तों सही है। बात करें ऑप्शन डी की तो भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों यहाँ पर ये रॉन्ग है। भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय, जो कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय था। 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। और दोस्तों बात करें लॉर्ड डलहौजी को तो दोस्तों रेलवे का पितामह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है।
लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों शिक्षा नीति सुधारों में 1854 में बुश डिस्पैच दोस्तों वो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? यह दोस्तों वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बुश डिस्पैच को दोस्तों लागू किया गया था। रेलवे का पितामह कहा जाता है दोस्तों इसे ही। हड़प नीति है दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। हड़प नीति है वो किस वायसराय ने दोस्तों लागू की थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दोस्तों असंगत था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय दोस्तों वो किस राज्य में है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए तमिलनाडु, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों मदर टेरेसा विश्वविद्यालय है। ये तमिलनाडु में इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा असंगत है? निम्न में से कौन सा असंगत है? तो बात करें ऑप्शन ए की रोहला अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। बात करें वेदांतंगल पक्षी विहार तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। बात करें भीमबंध अभ्यारण्य, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये दोस्तों बिहार में है। ये बिहार में है भीमबंध अभ्यारण्य, ये दोस्तों बिहार में है। बोरीवल अंतर्राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, बोरीवली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमबंध अभ्यारण्य दोस्तों, ये असंगत है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सी परियोजना है दोस्तों वो चंबल नदी पर नहीं है? तो बात करें ऑप्शन ए की गांधी सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है। और चंबल नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो ये जानापाव की मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है। वहाँ आगे चलकर दोस्तों ये यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें जवाहरलाल नेहरू परियोजना, तो ये भी चंबल नदी पर है। बात करें ऑप्शन सी की राणा प्रताप सागर परियोजना, तो ये भी चंबल नदी पर है दोस्तों। तीनों हैं जो चंबल नदी पर परियोजनाएं हैं। बात करें रेहंद, तो रेहंद परियोजनाएं हैं वो रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेहंद परियोजना, जो कि चंबल नदी पर नहीं है, ये रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राजा ने सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की? निम्न में से किस राजा ने सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की? तो बात करें ऑप्शन ए की फिरोज शाह तुगलक, तो यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की थी। और दोस्तों इसने अपने शासनकाल में वंशवाद को बढ़ावा दिया था। सबसे अधिक वंशवाद को बढ़ावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। इसने फतेहाबाद, फिरोज कोटला, जौनपुर, फिरोज शाह आदि दोस्तों जौनपुर नामक आदि शहरों की दोस्तों स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में फुतूहत ए फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहत ए फिरोजशाही नामक पुस्तक है दोस्तों फारसी भाषा में लिखी थी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले दोस्तों जो जजिया कर था वो लागू करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। बात करें बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी था, ये लोधी वंश का संस्थापक था। और सबसे पहले बात करें प्रथम अफगान शासक कौन था, तो ये बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले अफगान शासक बहलोल लोधी था। बात करें बाबर की, तो बाबर था दोस्तों, इसकी मृत्यु बाबर है दोस्तों, इसने 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई।
बात करें शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी है दोस्तों ये सूर्यवंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण IAEA की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण IAEA की स्थापना कब हुई? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए 29 जुलाई 1957 में वियना ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया दोस्तों ऑप्शन ए, तो उनका राइट आंसर है 29 जुलाई 1957 में वियना ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना हुई थी। बात करें ऑप्शन बी की 16 अप्रैल 1945 में इटली रोम में दोस्तों विश्व खाद्य संस्थान की स्थापना हुई थी। FAO की स्थापना हुई थी, विश्व खाद्य संस्थान, जहाँ पर दोस्तों इटली रोम में ही दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र है, विश्व कृषि अनुसंधान केंद्र। बात करें ऑप्शन सी की 27 दिसंबर 1945 में वाशिंगटन DC में दोस्तों वाशिंगटन DC में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और वाशिंगटन DC दोस्तों वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। बात करें ऑप्शन डी की 4 नवंबर 1945 में तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालाजार रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कालाजार रोग है दोस्तों वो किस अंग को प्रभावित करता है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी, तो उनका राइट आंसर है कालाजार रोग है दोस्तों वो यकृत को प्रभावित करता है। या दोस्तों आपको अस्थमज्जा मिल जाए तो अस्थमज्जा भी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, यकृत या अस्थमज्जा को दोनों को प्रभावित करता है दोस्तों कालाजार रोग है वो। अगला प्रश्न है भारत में सेवा समाज की स्थापना किसने की? भारत में सेवा समाज की स्थापना है वो किसने की? भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत में सेवक समाज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना है वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। बात करें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने दोस्तों 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों 1919 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस के अंतर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना डेसिबल शोर होता है? मानव जब सांस लेता है तो औसतन कितना डेसिबल दोस्तों शोर होता है? बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी 17 डेसिबल, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों मानव जब सांस लेता है दोस्तों तो 17 डेसिबल औसतन ध्वनि दोस्तों वो उत्पन्न करता है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।